नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे टैक्स पेयर्स को लेकर। आज हम आपको आयकर रिटर्न्स दाखिल करने की अंतिम तिथियों, नियमों और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को आईटीआर संबंधी जानकारियों से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकेंगे। आप टैक्स को और बारीकी से कैसे समझ सकते हैं और साथ ही टैक्स से जुड़ी तमाम जानकारियां आप अगर जुटाने जा रहे हैं या आपको परेशानियां आ रही हैं, उन सवालों के जवाब आप नहीं तलाश पा रहे हैं, तो आपको वो सारे सवालोों के जवाब इस कार्यक्रम में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम श्री एक्सपर्ट। हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं करियर काउंसलर डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नीरज जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे दर्शकों को मिलता रहता है। आज भी उम्मीद है हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम टैक्स संबंधी जानकारियां देने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि टैक्स जमा तो किया जाता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझा कैसे जाए? असल में क्या होता है टैक्स और इसे कैसे समझें सरलता से, आसान भाषा में? टैक्स को आसान भाषा में कैसे समझें, तो मैं ये कहूँगा कि टैक्स एक कंपलसरी फ़ी है जिसको गवर्नमेंट को देना होता है, और वो कंपलसरी फ़ी उन लोगों को देना है जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो। और गवर्नमेंट इस कंपलसरी फ़ीस को इसलिए चार्ज करती है क्योंकि उसी से वो डिफरेंट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक को फैसिलिटीज़ देती है। तो टैक्स तो एक ज़रूरी, एक अनिवार्य शुल्क है जो आपको देना होगा, पर वो सबके लिए नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए जो उस दायरे में आते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये टैक्स देना क्या वाकई ज़रूरी होता है, और अगर होता है तो क्यों ज़रूरी होता है, ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है। पैसे की बचत को लेकर तमाम तरह के सवाल उसके जहन में आते हैं। तो एक आम दर्शक के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए टैक्स देने का मतलब क्या है और टैक्स देना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये भी थोड़ा समझाएं। टैक्स क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, अगर इस बात को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टैक्स एक गवर्नमेंट की फ़ी है जो उस पर्सन पर लगाई जा रही है जिसकी इनकम उस दायरे में आ रही है। मतलब उस दायरे का मतलब ये है कि टैक्सेबल हो रही है, और उसको कैसे, उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो देखिए, टैक्स का जो पैसा कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट उससे मैक्सिमम रिलीफ पब्लिक को प्रोवाइड करती है। जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, जितना भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से ही करती है। हमारे और आपके द्वारा दिए गए कर के पैसे से ही वो चीज़ों और सुविधाओं की सहूलियत आपको प्रोवाइड करती है, समाज को प्रोवाइड करती है। डॉक्टर साहब, आयकर की गणना कैसे की जाती है, इसे कैसे समझा जा सकता है, इसे कैसे सरल भाषा में और आसान तरीके से समझा जा सकता है? आयकर की गणना का जो आपने क्वेश्चन उठाया, ये तो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, एक कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि स्लैब्स हैं, उन स्लैब के अकॉर्डिंगली जाना है। अब चूँकि इसके लिए मुझे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, पर मैं अभी आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ कि एक व्यक्ति को आयकर की अपनी गणना अगर करनी है तो उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका आय का दायरा कितना है। अगर वो 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप के बीच में है तो उसे ओल्ड टैक्स रिजीम पर अभी जाना चाहिए, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म करने की ओर है। पर अभी उसने ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि आपको ओल्ड टैक्स ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स ऑप्ट करना है। और ये भी कह रखा है कि अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल पर्सन दोबारा ओल्ड टैक्स नहीं ऑप्ट कर सकता। इंडिविजुअल पर्सन दोबारा ओल्ड और न्यू में अपने चॉइस ले सकता है, पर अगर उसकी इनकम 15 लाख या उससे ऊपर की है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब वो कैलकुलेशन की जैसे आपने बात की, तो कैलकुलेशन के लिए तो मैथमेटिकली जाना पड़ेगा कि पहले 2.5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स में कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पे 5% का टैक्स, फिर नेक्स्ट 5 लाख पर 20% का, फिर 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स है। ऐसे न्यू टैक्स में 3 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं, फिर 3 लाख टू 7 लाख पर 5% है, फिर 7 लाख से 10 लाख के बीच में रखा गया 10%, फिर 10 लाख से 12 के बीच में 15,
फिर 12 से लेके 15 के बीच में 15%, फिर सीधे एक्सीड कर दिया गया है आपका 30% तक, मतलब 20% था, सॉरी मैं गलत बोला उसमें, 12 से 15 के बीच में आपका 20%, और फिर 30 लाख से ऊपर आपका 15 लाख से ऊपर 30% है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा समझाएं कि टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या होती है। टैक्स रिटर्न भरने की बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 31 मार्च वो सोच लेते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है। 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर होता है जहाँ पर वो ईयर क्लोज़ होता है। उस ईयर की इनकम का जो रिटर्न फाइल करने का एक इंडिविजुअल के केस में, एक व्यक्ति के केस में 31 जुलाई है, और एक कंपनी और फर्म के केस में 30 सितंबर है, जो कल आपका परसों आने वाला है, वो क्लोजिंग डेट है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को अब तक जो सवाल हैं उसके जवाब मिल गए होंगे, अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक ये भी होंगे जो टैक्स को लेकर सोचते होंगे कि टैक्स जमा करें ना करें, टैक्स कैसे बचा लें। उनमें से कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो टैक्स चोरी करने में भी शामिल हो जाते हैं कि कैसे हम यहाँ से इस रकम को बचा लें। इसको भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं तो उसके परिणाम क्या भुगतने पड़ सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं एक व्यक्ति के लिए अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो? टैक्स चोरी इज़ अ ऑफेंस, और इट्स अ बोथ टाइप ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल एंड सिविल, और बोथ। क्यों? देखिए, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं मतलब कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इवेजन इज़ इनलीगल, और जो चीज़ इनलीगल है उस पर आपको मतलब पेनल्टी लगेगी। तो टैक्स चोरी लोग कैसे करते हैं? अपनी इनकम को छुपाते हैं, अपनी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो टैक्स उसका रिपरकेशन ये होता है कि जब वो अपनी इनकम गलत फर्निश करते हैं तो उनको एक नोटिस मिलता है। इसीलिए इनकम टैक्स ने 2 लॉज और बनाए हैं इस इवेजन से पहले, कि सेक्शन 140A उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेल्फ असेसमेंट, कि भैया हम आपको बहुत ईमानदार मानते हैं, आप अपना टैक्स स्वयं असेस करके भर दीजिए। जब आप अपना स्वयं असेस करके भरते हैं, फिर टैक्स असेसिंग ऑफिसर देखता है कि हाँ ये जस्टिफाइड है, तो वो कुछ नहीं कहता है। फिर उसको कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं नहीं ये जस्टिफाइड नहीं है, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का भी राइट रखता है सेक्शन 144 में। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी इनकम स्वयं ही खुद सही फाइल कर दें, नहीं तो पेनल्टी भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और कुछ केसेस में 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑफेंस है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। टैक्स चोरी करना नहीं चाहिए, टैक्स पे करने, एक अच्छे नागरिक की तरह से टैक्स देना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो और गवर्नमेंट समाज के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग कर सके। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक अब तक समझ रहे थे टैक्स क्या होता है और कैसे जमा किया जाना चाहिए, सरल भाषा में समझाने की कोशिश डॉक्टर नीरज लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो टैक्स संबंधी समस्याएं कई लोगों के सामने आती हैं, अब वो उसके समाधान के लिए दर दर भटकते रहते हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किससे संपर्क करें, किसके पास उन्हें जाना चाहिए? टैक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा किसी प्रोफेशनल या प्रोफेशनली क्वालिफाइड से मिलना चाहिए। ये वकील और ये ऐसे आम किसी से ही पूछ लिया बता दिया, इससे अच्छा है कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो फाइनेंशियली इक्विप्ड होते हैं और वो प्रोफेशनल होते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। अगर लगता है कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है तो आप कोई ऑनलाइन आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र और टैक्स गुरु नाम से मिल जाते हैं लोग, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या एक नॉमिनल फ़ीस दे करके आप सीए या उनसे कंसल्टेशन तो कर ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्या टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी होता है? इसको भी थोड़ा समझाएं। टैक्स ऑडिट का एक दायरा है, सभी के लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल अर्न कर रहे हैं तो आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए।
एक बिजनेस है, अगर उसकी 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। और टैक्स ऑडिट कराने के कई फ़ायदे हैं बिजनेस को और प्रोफेशनल इनकम वालों को जिनकी इनकम एक्सीड कर रही है इस लिमिट से, इसलिए टैक्स ऑडिट कराना चाहिए। जी बिल्कुल। एक बात और समझना चाहेंगे, चूँकि ये सारा इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ मामला है, ITR कैसे फाइल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। कौन कौन सी आय है डॉक्टर साहब जिन पर टैक्स लगाया जाता है? कौन सी आय पर टैक्स लगाया जाता है, इसके लिए आपकी जो इनकम है, जो आप डायरेक्टली अर्न कर रहे हैं, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, टैक्स उस पर आपने जो सीधे अर्न किया उस पर टैक्स लगता है। पर उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और नियम बनाए हुए हैं कि टैक्स उन्हीं व्यक्तियों को देना है। मैं बार बार उसको क्या रिपीट करूँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी इस इनकम से दायरे से ऊपर हैं, जिनका एग्जेम्पशन लिमिट से, उनको टैक्स देना पड़ता है। और वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली देते हैं। अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो उनके लिए स्लैब दिया है गवर्नमेंट ने, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम का। फर्म है तो उनके लिए अलग एक टैक्स रेट बताया गया 30% का। कंपनीज़ हैं तो उनके साथ कई सेक्शंस बताए गए हैं, सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB, उनमें अलग अलग टैक्स की सहूलियतें दी गई हैं कंपनी को। मैट का एक रूल लाया है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का, वहाँ पर भी जो है 15% गवर्नमेंट ने किया कोरोना के बाद, जिससे कि बहुत लॉस हुआ कंपनी को कोरोना पीरियड में। कई कंपनियां में लॉकडाउन के कारण बहुत सफ़र करना पड़ा और उसके कारण गवर्नमेंट ने देखा कि ये कंपनी बेचारी कैसे कंप्लीट करेंगी अगर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होगा, तो टैक्स रिड्यूस करके 30 से 25% किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। उसमें भी जो सेक्शन 115BABB बता रहा हूँ, 22 और 15% का प्रोविज़न लाए स्टार्टअप कंपनियों के लिए। तो गवर्नमेंट ने कई सहूलियतें दी हैं टैक्स में और इंडिविजुअल को भी काफ़ी रिलैक्स करने की कोशिश की है। पर हर आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स रिटर्न फाइल करे और टैक्स को ईमानदारी से पे करे। डॉक्टर साहब, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि और क्लैरिफाई हो सके, समझा जा सके इस टैक्स को। टैक्स बेसिकली अगर आम भाषा में लोगों को समझाना है तो 2 ही प्रकार के टैक्स हैं। एक आयकर है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आज की डेट में GST कह रहे हैं आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो वस्तु और सेवा कर दोनों अब मर्ज कर दिए गए हैं, वो है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वो इम्पोज किया गया है, वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। और डायरेक्ट टैक्स इसलिए गवर्नमेंट लगाती है क्योंकि वो जो इनबैलेंस इन सोसाइटी है, जो सोशल इनबैलेंस इन सोसाइटी है, उसको दूर कर सके। जिसकी आय ज़्यादा उसको कर्ज देना होगा ज़्यादा, ऐसे रूल के साथ वो करती है फॉलो। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स सोशल इम्बैलेंस नहीं लाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाती है। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सभी पर लगता है। आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो यू आर लायबल टू पे GST इफ़ द कमोडिटी कम्स अंडर द हेड ऑफ GST। अगर आप ऐसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं जिस पर GST नहीं लग रहा है तो सभी के लिए है, और ऐसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं GST लग रहा है तो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर आदमी हो, सबको एक ही रेट से देना है। तो ये जानना ज़रूरी है कि 2 तरह के टैक्सेस का अपना अपना अलग फीचर है, अपनी अपनी अलग उसमें गुण हैं। अवगुण हैं तो अवगुण भी हैं, वो मैंने बताया कि उसके डिमेरिट और मेरिट क्या हैं। पर इनकम टैक्स एक ऐसा सोर्स है जो सोसाइटी को बैलेंस सोसाइटी बनाता है और जो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं अमीर और गरीब का दायरा है उसको कम करता है। जी डॉक्टर साहब, टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि टैक्स फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? उसके लिए टैक्स फाइल के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास अपना पैन होना चाहिए। पैन नंबर 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है वो आपके पास मैंडेटरी है, होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब जाएंगे लॉगिन करने तो आपको पैन से ही आपका लॉगिन ID बनेगा। दूसरा, आपके पास आधार होना चाहिए और आधार को पैन से लिंक होना चाहिए।
पर लॉगिन आईडी के लिए पैन से जो आपने लॉगिन तैयार किया होगा अपने को रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के लिए आपको पहले आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल मांगी जाएगी, जिसको बिल्कुल करेक्ट भरना चाहिए। सबमिट करने से पहले 2 बार अपनी पर्सनल प्रोफाइल को चेक कर लेना चाहिए। एड्रेस सही हो, फ़ोन नंबर सही हो, बैंक की डिटेल सही हो, क्योंकि कल को जब आपका रिफ़ंड आए तो सही अकाउंट में आ सके। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। और जब पर्सनल प्रोफाइल आप अच्छे से फाइल कर लीजिए, तब आप ये देखिए कि आपका स्टेटस क्या है। आप इंडिविजुअल हैं, फर्म हैं, कंपनी हैं, उस स्टेटस के हिसाब से अपने ITR को चुनिए। इंडिविजुअल हैं तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 अवेलेबल हैं, 4 भी ITR अवेलेबल है। पर फर्म है, कंपनी है, तो ITR 5, 6 और सोसाइटी और ट्रस्ट के लिए ITR 7 है। इन सब फॉर्म्स पर आपको जाना पड़ेगा, जो एक क्लिक के साथ वहाँ पर खुल जाएंगे। अपनी पर्सनल प्रोफाइल जब आप बना लेंगे, लॉगिन आईडी कर लेंगे, तो आपको एक OTP आएगा, और उससे आप अपना जब लॉगिन करेंगे फिर से, तो आप अपने ITR पर पहुँच जाएंगे। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप अपना इनकम को वहाँ पर वेरीफाई कराएंगे, चेक करेंगे, फिल करेंगे। कोई डिडक्शंस हैं तो वो शॉर्ट करेंगे। किसी अदर तरह की इनकम है जो आपने अभी तक शो नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी की है, तो वो आप शो करेंगे। और इन सब को शो करने से पहले और रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS और एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS को ज़रूर प्रॉपरली स्टडी कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका रिटर्न गलत फाइल होगा और सबमिट भी नहीं होगा। अगर सबमिट हो गया बाय द वे तो आपको नोटिस आएगा, आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है कि हम प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठें जब आप रिटर्न फाइल करें, कि आपका सैलरी स्लिप क्या है, बैंक की पासबुक लेकर के बैठें, प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बैलेंस को लेकर के बैठें। आपने कोई लोन लिए पे किया, हाउसिंग लोन, तो उसकी रिसिप्ट को लेके बैठें। आपने HRA के लिए कुछ शॉर्ट किया है तो उसकी रिसिप्ट लेकर के बैठें। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जब आप लेकर बैठते हैं तो आप इन सारे परेशानियों से बच जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि ये टैक्स क्या है, क्या होता है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, इसको थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। टैक्स क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, अगर इस बात को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टैक्स एक गवर्नमेंट की फ़ी है जो उस पर्सन पर लगाई जा रही है जिसकी इनकम उस दायरे में आ रही है। मतलब उस दायरे का मतलब ये है कि टैक्सेबल हो रही है, और उसको कैसे, उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो देखिए, टैक्स का जो पैसा कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट उससे मैक्सिमम रिलीफ पब्लिक को प्रोवाइड करती है। जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, जितना भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से ही करती है। हमारे और आपके द्वारा दिए गए कर के पैसे से ही वो चीज़ों और सुविधाओं की सहूलियत आपको प्रोवाइड करती है, समाज को प्रोवाइड करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जानकारियाँ बहुत बेहतरीन हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों को सारे सवालों के जवाब भी मिल रहे होंगे। अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि टैक्स संबंधी कानून हैं क्या, और इनका पालन एक व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब से बना, 1 अप्रैल 1961 में ये एक्ट बना और 1962 से ये इन्फोर्स में है। तभी से बहुत सारे इसमें कानून CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बनाए हैं, और उन कानून और नियमों को अगर आप पालन करेंगे तो कोई परेशानियां आपको नहीं होएंगी। अब उसमें बहुत सारे लॉ हैं, अलग अलग इनकम हेड के हिसाब से लॉ बनाए गए हैं। सारे लॉ को तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, पर ज़्यादातर जो परेशान रहते हैं वो जैसे सैलरी पर्सन है, तो वो लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि कौन, उनको नियम नहीं पता है, कैसे क्या करें। देखिए, आपको अपनी सैलरी से इनकम हो रही है, आप कुछ जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे इनकम हो रही है, वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। और आपके पास अपना मकान है, आपने उसको किराए पर भी उठा रखा है, उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविज़न बनाए हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लेके मकान बनवाया है तो आपको 80C का डिडक्शन है लोन रीपेमेंट का। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट है। ऐसे सैलरी हेड में बहुत सारे डिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने अब 50 से 75,000 कर दिया है।
तो इस तरह के डिडक्शंस और लॉज बने हुए हैं जो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, जिनसे आप अपना टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, इवेड नहीं कर सकते, इवेजन नहीं कर सकते। इवेजन इज़ इनलीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल बट नॉट इथिकल। कि आप टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हैं कि रूल का फ़ायदा उठा करके अपने टैक्स को कम करते हैं, तो इसलिए उसको इनलीगल नहीं माना गया। तो वो चलेगा कि आपने रूल्स हैं उनका फ़ायदा उठाया, भाई हम तो अपनी इनकम को रूल्स के हिसाब से मिनिमाइज़ करेंगे ही टैक्स बचाने के लिए, तो ये कोई गलत काम नहीं है, इस पर कोई पेनल्टी भी नहीं है। तो कई लॉज हैं, सारे लॉज को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसने टैक्स के रूल और नियम समय समय पर चेंज करता रहता है, जो आप बजट में देखते हैं। तो उसको इस तरह से तो एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता, पर अगर आपको फर्दर कोई ज़रूरत है तो मेरा फ़ोन नंबर फ्लैश पर आएगा, आप उस पर मुझे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियाँ आपने हमें दी और आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि टैक्स होता क्या है, टैक्स को कैसे पे करना चाहिए, टैक्स चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो क्या परिणाम उसके भुगतने पड़ सकते हैं। इन सारी बातों का आपने हमें जानकारियाँ भी दी सारी। अब हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं टैक्स पेयर दर्शकों के लिए तो ये कहूँगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान वही है। उसको लगता है कि मैं मिडिल क्लास का हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ गवर्नमेंट मुझ पर लादती जा रही है। आप बिल्कुल परेशान न हो, टैक्स को एंजॉय करें और मेरी एक थ्योरी को फॉलो करें। भाई टैक्स आपको ज़्यादा तब देना पड़ रहा है जब आपकी इनकम भी बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि इनकम नहीं बढ़ी और आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। तो आपकी जब इनकम बढ़ रही है, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इसमें कष्ट किस बात का है? ऐसा भी नहीं है कि जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही टैक्स लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना तो टैक्स इम्पोज कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट का मैक्सिमम स्लैब 30% है। अगर आप 100 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाते हैं मान लीजिए, और आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप 30% के दायरे में भी आते हैं, तो आपको 30 रुपये का ही तो टैक्स लगेगा। 70 रुपये तो आपकी इनकम में और जुड़ेंगे ना, जो आपकी वाइट मनी होगा। तो आप ये क्यों देखते कि आपके पास से 30 रुपये चला गया? आप ये देखिए आपके इनकम में 70 रुपये और ऐड हो गया। और जब आप इस पॉजिटिविटी से सोचेंगे ना, तो कभी भी आपको टैक्स बोझ नहीं लगेगा और आप हमेशा ईमानदारी से टैक्स पे करने को तैयार रहेंगे। और हमेशा यही मनाइए कि इनकम बढ़े, हमें खूब टैक्स देना पड़े, क्योंकि कभी भी टैक्स इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि टैक्स का मतलब क्या होता है, इसके कानून क्या होता है, और अगर टैक्स आप जमा नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, आज हमने टैक्स को आसान भाषा में समझा। हमें उम्मीद है ये कार्यक्रम आपके सवालों के जवाब देने में सफल रहा होगा। आज इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी किसी नए विषय की बात। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।